जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, ये खान सर का 7वां सेट है। आपको पता है कि हमारे चैनल पर अभी BSSC इंटर स्तरीय का लगातार सेट चलाया जा रहा है, जो कि द प्लेटफॉर्म बुक यानी रुक्मणी पब्लिकेशन और खान सर का यानी RBD पब्लिकेशन को एक साथ कवर किया जा रहा है। इसमें क्या है कि अभी द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 कल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट हम तुरंत वॉल्यूम 2 लेकर के आएंगे। अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ जितने भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसमें BSSC के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कराए गए हैं। सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ था और हमें प्रिपरेशन किस लेवल से करना चाहिए। साथ ही साथ इस चैनल का डिस्क्रिप्शन PDF पाने के लिए इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? मैंने कई बार क्वेश्चन कराया है। ये बंदरगाह का बात पूछ रहा है, या बंदरगाह पूछ दे, डॉकयार्ड पूछ दे, या फिर पतन पूछ दे, जो भी कह लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये मिनी हड़प्पा क्या था? तो आप समझ लीजिए ऐसे ही कि सिंधु घाटी जो है दोस्तों, ये 2 पार्ट में बटा हुआ था। सिंधु घाटी कितने पार्ट में बटा हुआ था? 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक इसमें जो प्रमुख शहरें थी, नगरें थी, जो भी कह लीजिए, एक हड़प्पा था तो दूसरा सिंधु। हड़प्पा की खुदाई की अगर बात कर ले तो 1921 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था, जबकि सिंधु घाटी की जो है दोस्तों खुदाई 1922 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी। ध्यान में रखेंगे कि अभी मैंने बताया कि लोथल को मिनी हड़प्पा के भी नाम से जाना जाता है। अब लोथल की खुदाई की बात कर ले तो इसकी जो खुदाई थी दोस्तों, सर्वप्रथम SR राव ने 1954 ईस्वी में किया था। किसने? नोट कर लीजिएगा, SR राव ने 1954 ईस्वी में लोथल की खुदाई की थी इन्होंने। ये कहाँ है? ये गुजरात के ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ आरंभ किया था? तो धर्म चक्र प्रवर्तन पूछ दे, या फिर आपको कह दे कि अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि गौतम बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन जो है सारनाथ से तो आरंभ किया था। इनके अगर ज्ञान की प्राप्ति की बात कर ले तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 BC में लुम्बिनी में हुआ था। महापरिनिर्वाण, जिसको आप मृत्यु कह सकते हैं, कुशीनगर में हुआ था। पहला इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको आप कह रहे हैं वो सारनाथ में दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो ध्यान में रखेंगे कि महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों को लेकर के, कितने? 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से 24 दिनों तक की यात्रा प्रारंभ की। ये यात्रा हुआ कब से था? तो 12 मार्च से 5 अप्रैल तक ये यात्रा कंटिन्यू चला हुआ था करके ये दांडी में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? ये दांडी पहुंचे थे, तथा वहां नमक कानून को तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आपसे पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किससे रहा था? तो दांडी यात्रा से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो ध्यान में रखेंगे, लाला हरदयाल का संबंध गदर पार्टी से था। गदर पार्टी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो 25 जून 1913 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी इसकी स्थापना। किसके द्वारा? तो सोहन सिंह भाखना के द्वारा। सोहन सिंह भाखना के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जबकि लाला हरदयाल सिंह जो थे दोस्तों, इस पार्टी के जो है महासचिव रहे थे। कौन थे? महासचिव रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है?
5वां प्रश्न कहता है कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। यह उस समय की बात कर रहा है, तो ध्यान में रखेंगे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो आचार्य कृपलानी थे। इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था जीवट राम भगवान दास कृपलानी। नोट कर लीजिएगा जो लोग नहीं जानते हैं, जीवट राम भगवान दास जो है दोस्तों, जीवट राम भगवान दास कृपलानी। इनको सम्मान में इनको आचार्य कृपलानी के नाम से जाना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड कैनिंग। ध्यान में रखेंगे कि 1857 की क्रांति के समय ये लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय था। इनका शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल जो था वो 1856 से 1862 था। जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हुई यानी मुगल का अंत हो गया तो एक एक्ट लाया गया, यानी गवर्नर ऑफ इंडिया 1858 एक्ट। इसके तहत जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय घोषित किया गया। तो इस प्रकार जो है प्रश्न आपसे पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछे तो आप लॉर्ड कैनिंग लगाएंगे और यही अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्रथम वायसराय बने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए जो है इस आंदोलन का शुरुआत किया था। ये हुआ कहाँ से था, तो यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, चमोली जिले से 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगर हम आपसे पूछ दें कि चिपको आंदोलन की जो है दोस्तों स्थापना किसने किया था, तो चिपको आंदोलन का जो दोस्तों स्थापना सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसने, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत कब हुई थी, यानी किसके तहत। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय की शुरुआत अफीम युद्ध यानी ऑप्शन नंबर 2 अफीम युद्ध के दौरान हुई थी 19वीं सदी के मध्य में। यानी समझ लीजिए कि 19वीं सदी के मध्य में चीन और मुख्यतः ब्रिटेन के बीच लड़े गए 2 युद्धों को ही अफीम युद्ध कहा गया। ये युद्ध चला कब से कब था, तो पहला जो युद्ध था वो 1839 से 1842 ईस्वी तक चला, जबकि दूसरा युद्ध जो था दोस्तों 1856 से लेकर के 1860 ईस्वी तक चला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अफीम युद्ध। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, क्या है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, जिसको आप गौरवशाली क्रांति कहते हैं, ये कब हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप आंसर लगाएंगे 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान में रखेंगे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी ऑप्शन नंबर 2 थे। उन्होंने कानून मंत्री का भी पद संभाला था। क्या है, अगर आपसे पूछ देगा कि कानून मंत्री या विधि मंत्री के अध्यक्ष भी कौन रहे थे, तो इन्होंने कानून मंत्री का भी पद संभाला था। और इन्होंने सच्चिदानंद सिन्हा ने भी जो है दोस्तों भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप में निर्माण किया था। ध्यान में रखेंगे यानी सच्चिदानंद सिन्हा का जब जिक्र आता है तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बात करेगा तो आप सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे, और जबकि स्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाएंगे। यहाँ प्रश्न पूछा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। 11वां प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। ध्यान में रखेंगे कि आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 3 11 का 26 नवंबर 1949 को जो है दोस्तों भारत का संविधान अपनाया गया, जबकि 26 नवंबर 1950 ईस्वी को जो है दोस्तों इसे लागू कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है दोस्तों ट्रेड यूनियन आता है। क्या आता है,
ट्रेड यूनियन। वैसे ध्यान में रखिएगा कि भारत में जो 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, कौन सी 7वीं अनुसूची, उसको 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन सा भाग था? तो प्रथम भाग संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी है? तो ये देख लीजिए समवर्ती सूची, ठीक है। तो विषयों की संख्या की बात कर ले तो अगर हम संघ सूची की बात कर लेंगे तो पहले इसमें 97 विषय थी, अब जो है इसमें 100 विषय हो गया। और राज्य सूची की बात कर ले तो पहले इसमें 66 थी, अब 61 विषय हो गया। और समवर्ती सूची की बात कर लें तो समवर्ती सूची में दोस्तों पहले 47 थी विषय थे, अब 52 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ट्रेड यूनियन जो है समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। किसमें? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार जो है उसको नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक 5 साल पर ही जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसा नहीं लगाएंगे कि आज संसद के आम चुनाव के बाद, ये गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? 15वां प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो सबसे पहले तो आप इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा देख लीजिए, क्या कहता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? प्रधानमंत्री को देता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा। तो ध्यान में रखेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि महान्यायवादी का कार्य न्यायालयों में सरकार का वकील एवं मुख्य जो है सलाहकार बनना है। वह सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। यह सदन का जो है कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, लेकिन उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं होता है। यानी आपसे पूछेगा कि महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 76 और अनुच्छेद 76, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, चुनाव संबंधित से नहीं है दोस्तों, तो कौन है? ऑप्शन नंबर 4, वाई के अलग समिति का संबंध, यानी ये 1977 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था? वाई के अलग समिति का गठन 1977 में हुआ था। इसका जो संबंध है दोस्तों चुनाव सुधार से नहीं बल्कि गरीबी आकलन से था। किसे? ये गरीबी आकलन से इसका संबंध रहा है। बाकी दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कहता है महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? करेक्ट आंसर लगाएंगे महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है ईवीएम का मतलब क्या है? यानी आपसे पूछ रहा है ईवीएम जो आप वोटिंग करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर 4 ध्यान में रखेंगे। अगर आप चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले इसका प्रयोग कब हुआ था, तो ईवीएम का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ था दोस्तों केरल में 1982 ईस्वी में हुआ था। केरल राज्य में 1982 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1989 ईस्वी में इसे पूरी तरह से भारत में प्रयोग में लाई गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है? कहता है कि केंद्र सरकार ने वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, यानी केंद्र सरकार में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौर मंडल का एक ग्रह के रूप में गणना नहीं की जाती है? यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्लूटो जो है दोस्तों हमारे उपग्रह में ग्रह में शामिल नहीं है, ग्रह समूह में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको जो है ये जो एक रूल होता है कि ग्रह अपने कक्ष में जो है वो दोस्तों घूमते रहते हैं, और इनका नियम था, ये बाबू साहब क्या करते थे कि अपने कक्ष में तो घूमते ही साथ ही साथ दूसरे के भी एक्सिस को, कक्ष को ये जो है दोस्तों ये काट देते थे। इसलिए इनको एक 2006 ईस्वी में है एक चेक गणराज्य में एक समिट हुआ, उसमें इनको ग्रह के कक्ष समूह से हटा करके इन्हें बौना ग्रह या फिर ड्वार्फ ग्रह भी कह लीजिए,
ड्वार्फ ग्रह के श्रेणी में इसे रख दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। उसी 13 देशों में एक देश इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 इथोपिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो 22 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर 2 इस्तांबुल शहर जो है दोस्तों, ये 2 शहरों में फैला हुआ है। ध्यान में रखिएगा, इस्तांबुल को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इस्तांबुल को क्या कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 नंबर प्रश्न कहता है कि फर जो है वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, फर वनस्पति अल्पाइन वन से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अल्पाइन वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिसमें हिमालय की ऊंचाई 25 से 35 मीटर तक होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अल्पाइन वन। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? इसमें आपका सिंधु नदी दिया होता तो करेक्ट आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन के आधार पर आप ऑप्शन लगाइए। ऑप्शन नंबर 1 अमेजन नदी जो है दोस्तों, वो सबसे लंबी नदी है, यानी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न देखिएगा, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम जो है किसके साथ प्रयोग कर रहा है, यानी किसके साथ कर रहा है जो दोस्तों? तो गंगा नदी सफाई कार्यक्रम जो है जर्मनी के साथ किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर लगाएंगे रजत क्रांति। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल नहीं है? तो ध्यान में रखिएगा, मोटे अनाज जो है दोस्तों ये बगान फसल नहीं है, बाकी काजू, कॉफ़ी, चाय, ये सब सारे के सारे बगान फसल में ये आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो जितने लोग गांव देहात से बिलोंग करने वाले होंगे, मान लिया जाए, उनको सबको पता है कि धान की खेती कब होती है, राई, सरसों की, गेहूँ की, चना की, सब की खेती कब होती है। तो ध्यान में रखेंगे, आप इतना सा फंडा समझिए, मुझे नहीं पता है कि क्या जब आप धान की रुपाई होती है या फिर जब चावल आप उपजाते हैं तो क्या उसके साथ सरसों या गेहूं भी बुनी जाती है? बिल्कुल नहीं। ये चावल के साथ सिर्फ चावल और मक्का, ये सब जितने भी हैं ये खरीफ फसल है, बाकी राई, गेहूं, चना ये और रबी फसल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 केरल। कितना परसेंट है इसका साक्षरता दर? है तो 94%, लेकिन इसे लगभग 100% जो है इसका साक्षरता दर माना जाता है। आगे देख लीजिएगा इसमें, तो अगर मिजोरम की बात कर ले तो मिजोरम में जो है दोस्तों, इसके पहले आप फिर लक्षद्वीप है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? लक्षद्वीप है 92.88%। इसके बाद आपका मिजोरम आता है 91.58%। गोवा की बात कर ले तो गोवा आता है 77%, सॉरी त्रिपुरा आता है इसके बाद 87% के साथ। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 30 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी तो नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर 1 असीमित आवश्यकताएं। क्या है? असीमित आवश्यकताएं। ध्यान में रखिएगा कि रॉबिन्स के अनुसार असीमित आवश्यकताएं जो है केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी तो नहीं है। एक और चीज है, केंद्रीय आर्थिक की समस्या की बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं, कॉपी उठाइए और इसको नोट कर लीजिए कि भारत में भी एक केंद्रीय आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई थी। कब? जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी का फंड जो है ऋण के रूप में लेना पड़ा था। तो ये उत्पन्न कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में जो है दोस्तों भारत भी केंद्रीय आर्थिक समस्या में मतलब जूझ रही थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि गृहस्थियों के द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने के लिए वाला एक सूचकांक है। तो ये तो आप ऑप्शन देखते ही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है दोस्तों? 32वां प्रश्न कहता है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, सर विलियम मुइर यानी ऑप्शन नंबर 3 है ना, इन्होंने की थी। ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? 33 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जॉन लॉक ने। किसने? जॉन लॉक ने। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जॉन लॉक का जो संबंध था, यह एक राजनीतिक विचारक थे जिनका जन्म की बात कर ले तो ये 1632 ईस्वी में इनका जन्म जो है दोस्तों यूके में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे नाटो। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नाटो की जिक्र आया है तो नाटो की स्थापना की बात कर ले तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसकी हेडक्वार्टर है दोस्तों ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नोट कर लीजिएगा, ये सब काम देगा, एकदम निश्चित काम देगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर लगाएंगे 32 का ऑप्शन नंबर 2, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिला मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो काम्पिला मेला की बात कर रहा है तो यह जैन मतावलंबियों के लिए एक मेला लगता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 5 दिनों तक लगातार ये मेला चलता है। इस मेले में क्या होता है कि संपूर्ण भारत से जैन धर्म में विश्वास रखने वाले श्रद्धालु आते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? आंसर लगाइए ऑप्शन नंबर 1 केंचुआ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 विषाणु जो है एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? सही आंसर लगाएंगे, मनुष्य के मूत्र में जो है दोस्तों यूरिक एसिड पाया जाता है। अच्छा, मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो मैलिक एसिड सेव में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड जो है दोस्तों वो दूध में पाया जाता है। जबकि टैनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो टैनिक एसिड चाय में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे बड़ी धमनी जो है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, जिसको आप ऑरोटा भी कहते हैं, ये शरीर के सबसे बड़ी धमनी या मुख्य धमनी भी कह लीजिए, जो कि हृदय के बाएं निलय है ना। बाएं निलय का मतलब क्या है? इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। हृदय के बाएं तरफ यानी बाएं निलय में आरंभ होती है तथा जिसमें ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन का आसंचारण करती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? महाधमनी कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर क्या कहता है? कहता है कि पुनर्जन्म को घाव भरने की क्रिया के दौरान किस तरह परिभाषित किया जाएगा? तो 41 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको कह सकते हैं कि समान कोशिकाओं के द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसके लिए प्रस्तुत किया था? तो 42 का करेक्ट आंसर लगाएंगे सट्टन एवं बोवेरी। क्या है? सट्टन एवं बोवेरी गुणसूत्री सिद्धांत, यानी अनुवांशिकी का एक मूलभूत एकीकृत सिद्धांत है, इन्होंने दिया था, जो कि गुणसूत्रों को अनुवांशिक सामग्री के वाहक के रूप में पहचानता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो पीड़ाहारी दवा की बात कर रहा है तो आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 नोवल्जीन। यानी नोवल्जीन में जब पैरासीटामोल और कैफीन का कंपोजिशन होगा तो यह जो है दोस्तों दर्द निवारक का काम करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि पादपों में
प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा है? आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 पायरुविक एसिड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? 45वां प्रश्न है आपसे पूछा है दोस्तों कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो B9 का रासायनिक नाम लगाइए आप फॉलिक एसिड। क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। अच्छा, पेंटोथेनिक एसिड किसका नाम है? तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में मेथ एथ प्रोप ब्यूट है ना, पेंट। तो B5 यानी 5वें नंबर पर पेंट होता है, तो पेंटोथेनिक एसिड लगाइए। B5 का एस्कॉर्बिक एसिड जो है किसका नाम है? विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और बायोटीन की जो बात है उसको हम B7 को बायोटीन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है? कहता है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ध्यान में रखेंगे कि टोटल मूल मात्रकों की संख्या 7 है, उसमें से मीटर, सेकेंड, एम्पियर ये तीनों के तीनों मूल मात्रक है, जबकि ओम जो है मात्रक तो है, ये SI यूनिट है। ठीक है, किसका? प्रतिरोध का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे 48 क्या कहता है? 48वां प्रश्न कहता है कि समीकरण V = U + AT जानकारी देता है किसका? तो आंसर लगाएंगे ये वेग समय का एक कार्य को ये दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि बल का विमीय समीकरण क्या होता है? तो आप बल का फॉर्मूला क्या जानते हैं? F = ma। ठीक है, F = ma और m लेंथ है, तो इसका तो क्या हो जाएगा? m के जगह पर आप m ही रख लेंगे। और a का यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका होता है ना, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का लेंथ और सेकेंड मतलब t आ जाएगा t2। तब इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो m l t - 2 निकल करके आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा कहता है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर लगाएंगे किलोवाट घंटा जो है दोस्तों ऊर्जा की इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनी जा सकती है जब परावर्तन की सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितना? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 17 मीटर की जब आप दूरी पर रहेंगे परावर्तक सतह की दूरी के बीच में, तब आप जो है आपका आवाज जो है रिफ्लेक्ट करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है, यह किस बल के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2 अपकेंद्री बल के कारण। ध्यान में रखिएगा कि अपकेंद्री बल होता क्या है? तो अपकेंद्री बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु के केंद्र से दूर भाग जाने की प्रवृत्ति होती है। तो इसमें जो होता है बल जो होता है बाहर की ओर लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा कहता है कि जल का हिमांक बिंदु क्या है? आंसर लगाएंगे 53 का ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है वो कौन सा होगा? तो 54 का करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? तो सबसे अधिक विचलित होता है वो है बैगनी। आप लाल नहीं लगाएंगे, लाल सबसे कम विचलित होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए कि जिस कलर का जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। इतना ही नहीं, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसकी आवृत्ति अधिक होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? कहता है कि वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो वैद्युत धारा परिमाण मापने के लिए जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी गैस है? करेक्ट आंसर लगाएंगे जल वाष्प। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए। 57 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्लास्टिक। अगला प्रश्न है कि बोर का परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग कितना होता है? तो ये बोर जो है अपना जिन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने बताया था कि NH/2π करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि चिली सोरा जिसको आप साल्ट पीटर भी कहते हैं, चिरी सोरा
चिली सोरा, जिसको साल्टपीटर कहते हैं, किसका सामान्य नाम है? तो चिली सोरा जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 सोडियम नाइट्रेट का जो है दोस्तों ये रासायनिक नाम है। इसका फार्मूला, रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NaNO3 इसका फार्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सब ऐसा सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा तो हवा तक नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि आप क्वेश्चन से निरंतर बने रहिए, सेट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते रहिए, आपको कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट अलग मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है कि बिल्कुल हवा नहीं लगेगा। आपसे पूछ रहा है कि एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा गुआनिन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पायरिमिडीन क्षार नहीं है। अच्छा है क्या? तो ध्यान में रखेंगे कि गुआनिन DNA और RNA में पाए जाने वाले एक न्यूक्लिक एसिड है। कैसा है ये? न्यूक्लिक एसिड है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, है ना। DNA और RNA में एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल और गुआनिन, ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों ये सब, सॉरी जितना भी मैंने नाम बताया ये सारे के सारे जो है ये न्यूक्लिक एसिड है। आपसे पूछ रहा है कि क्षार कौन सा नहीं है, तो आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, EDTA एक लिगेंड है, क्या आप बता सकते हैं कि EDTA है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन सुन लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता देता हूं कि रसायन विज्ञान में हेक्साडेंडेंट, क्या नाम है इसका? हेक्साडेंडेंट जो है लिगेंड, एक लिगेंड है जो 6 बंधों के साथ एक केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है, जिसका उदाहरण उसी में से एक EDTA है, ठीक है। EDTA का मतलब क्या होता है? इथाइलिन, नोट कर लीजिएगा, इथाइलिन, हाँ इथाइलिन डाई अमीन ट्रेटा एक्सिड, ट्रेटा एक्सिड इसका जो है पूरा नाम होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद नहीं बनता। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 कागज के टुकड़े का जलना। अगला प्रश्न देखेंगे 62 का, सॉरी माफ कीजिएगा 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोका कोला में पे में नमक डालने से गैस का निकलना। अगला प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित अधातु में कौन अधातु जो है धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन में जो है दोस्तों ये धात्विक चमक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा है? तो अगर आपको परंपरागत या फिर गैर परंपरागत नहीं समझ में आया तो आप ऑप्शन देखिएगा, तो एक ऑप्शन आपको ऑकवर्ड मिल जाएगा, आप आंसर निकाल सकते हैं। कोयला परंपरागत है, पेट्रोल, डीजल ये सभी के सभी खत्म होने वाले हैं, जबकि वायु खत्म होने वाली नहीं है। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, तो आपसे पूछ रहा है कि गुड क्वालिटी का, तो आप आंसर लगाएंगे एंथ्रासाइट, ठीक है। लिग्नाइट को भूरा कोयला के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो आप जो है सभी लोग पहले अगर 1 मिनट के लिए वीडियो रोकिए 20 सेकंड के लिए, आंसर लगाएंगे तो आप आंसर जाएंगे 98.6 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? इसलिए कि सारे का सारे यूनिट पे आप फोकस कीजिए। ये केल्विन में सॉरी ये सेल्सियस में दिया हुआ है और ना सारा ऑप्शन सेल्सियस में दिया हुआ है, और 98.6 डिग्री जो होता है ना दोस्तों ये फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। आप सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस जानते हैं, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू 36.9 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, अच्छा केल्विन में 310 केल्विन। और अगर हम आपसे एक और टेम्परेचर का मात्रक है जिसको आप रोमर कहते हैं, रोमर में बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? कितने लोग जानते हैं? जितने लोग जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, अगर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आंसर बता ही देता हूँ। 29.4 रोमर होता है, ध्यान में रखिएगा बॉडी का टेम्परेचर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखिएगा,
कहता है कि स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार में किसान आंदोलन से जो है दोस्तों संबंध रहा है स्वामी सहजानंद का। इनका जो है किसान आंदोलन का गठन कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 यानी 1929 ईस्वी में इन्होंने किसान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि बिहार में किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 बिहार उत्पन्न करता है सबसे ज्यादा अभ्रक। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 1 3 वर्ष इन्होंने पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे 70 का ऑप्शन नंबर 1 यानी 2024 तक श्रीनगर को स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारतीय मानक यामयोतर जिसको आप इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। इनमें से कौन सा उन राज्यों में से एक नहीं है? तो 5 राज्यों में पहले मैं आपको बता दूं, यूपी है, मध्य प्रदेश है यानी एमपी है, छत्तीसगढ़ हो गया और क्या है उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो इसमें से तो 3 तो दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एक यूपी और एमपी को जोड़ लीजिए जहां से मेरिडियन टाइम गुजरती है। तो बच गया क्या? आंसर निकल करके आता है ऑप्शन नंबर 4 बिहार से नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान में रखेंगे लिखने वाले, तो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को, लिखने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आपसे पूछ रहा है उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर लगाएंगे एच.सी. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे जो दोस्तों ये उपाध्यक्ष रहे थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? ऑप्शन में निश्चित होगा दादा भाई नौरोजी। आप लगाइए करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 दादा भाई नौरोजी। इन्होंने 1867 से 68 के दौरान जो है दोस्तों इन्होंने 67 से 68 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया का होने का अनुमान लगाया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है राष्ट्रीय आय की गणना भी करी और इन्होंने इनका एक फेमस बुक भी था। नाम क्या था मैंने कई बार बता भी दिया है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए इनका एक फेमस बुक था, नाम था पॉवर्टी, क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नोट कर लीजिएगा, इन इंडिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव निम्न में से किस देश से संबंधित है? ये नॉर्वेजियन थे, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों देखेंगे 75 नंबर, क्या कहता है? कहता है कि इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों के द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो 75 का करेक्ट आंसर पहले आप लगाइए, आंसर पहले सुन लीजिए। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, कहां? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने की वजह से जो है जगह के जो है इन्होंने गिरफ्तार तो नहीं हुए थे, इन्होंने क्या की थी? खुद को गोली मार ली थी, यानी कहां? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखिएगा 76 क्या कहता है? कहता है भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया? आंसर लगाएंगे ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है सोमगो झील भारत के किस राज्य में है? 77 का आंसर लगाएंगे, यह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा 78 क्या कहता है? भारत की सबसे कम उम्र के यानी आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके दर्ज है? ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस ऑप्शन के आधार पे तो आप डी गुकेश को ही लगाएंगे, लेकिन अगर आप करंट क्वेश्चन डाल दे और सेम क्वेश्चन रहे और करंट दे दे ऑप्शन में, तो आप वहां पे अश्वत्थ कौशिक लिख लीजिए। कौन है ये? अश्वत्थ कौशिक। इन्होंने महज 8 साल में ग्रैंड मास्टर जो है ये बन गए। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का एक पार्ट है, 8 साल में ही ये ग्रैंड मास्टर बन गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सर्व शिक्षा अभियान डैश वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक
महत्वपूर्ण कदम है। तो कौन सा? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य चुनाव के आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो 81 का करेक्ट आंसर लगाएंगे दोस्तों, ये देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? सेम क्वेश्चन, अगर आप प्रैक्टिस सेट देख रहे होंगे तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरे बार क्वेश्चन आ गया है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला अथवा मुर्दों का नगर। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के किसके शासनकाल में आया था? तो ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत को या भारत का विवरण को जो है दोस्तों किस पुस्तक में लिखी है? तो नोट कर लीजिएगा, इसका एक पुस्तक है CU की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है? कहता है कि भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर लगाएंगे 1884 का ऑप्शन नंबर 4 खेलो इंडिया कार्यक्रम। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न देख लीजिए, क्या कहता है? कहता है कि महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए। हम अगला सेट जो है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का लास्ट सेट कल लेकर के आएंगे। इसके बाद तुरंत हम वॉल्यूम 2 शुरू कर देंगे। अब मज़ेदार सेट होगा, आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।